हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के एसएससी जेई के 100 क्वेश्चन। ये हमारी मैराथन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिक्स के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आरएसी के एसएससी जेई में 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसका वेटेज रहता है 7 से 8 और आरएसी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इजीली आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, और जिसको भी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। देखिए, ये एसएससी जेई 2019 का क्वेश्चन है और आरएसी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है। तो देखिए, यदि हम 1 टन की बात करें तो सिंपल मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए, आपके पास 1 टन की या तो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर या है आपके पास वाटर। तो मान लेते हैं हमारे पास 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम वाटर है और ये इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, 1000 किलोग्राम वेट तो उतना ही रहेगा। इसको हमको आइस में कन्वर्ट करना है, लेकिन आइस का टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ पे फेज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? सिर्फ फेज चेंज। पहले वाटर था यानी लिक्विड था, उसके बाद में आइस हो गई यानी सॉलिड हुआ, यानी फेज चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो हीट होगी वो कौन सी होगी? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, देखिए मैं आपको कई बार थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूँ कि जो हीट है वो 2 टाइप की होती है। एक लेटेंट हीट होती है, दूसरी होती है सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट सिर्फ फेज चेंज की वजह से होती है। यानी जहाँ पे देखिए टेम्परेचर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, लेकिन यहाँ वाटर है और यहाँ पे आइस है। तो यहाँ पे जो फेज चेंज होने में जितनी हीट लगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और टेम्परेचर चेंज करने में, यानी कि 0 डिग्री से 10 कर दिया, 50 कर दिया, 100 कर दिया, तो जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है उस हीट को हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। तो अब ये काम कितनी देर में होना चाहिए? तो ये 24 आवर में होना चाहिए। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को, 1000 किलोग्राम को 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में 24 घंटे में करने में तो जितनी हीट देनी पड़ेगी उसी हीट को क्या बोलते हैं? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी कि यहाँ से हीट निकालेंगे ना, वाटर से आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हीट हम रिमूव करेंगे। तो ये इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? तो ये इसकी वैल्यू होती है 1 टन इज इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। किलोवाट, और किलोवाट क्या होता है? किलो जूल पर सेकेंड होता है। और यदि मैं इसको ऊपर नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 60 सेकेंड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके मिनट में। तो यदि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो 210 आएगा, तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मिनट। तो यदि आपको एग्जाम में किलो वोट में दे तो 3.5, किलो जूल में दे तो 210, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 210 किलो जूल पर मिनट। ये यूनिट आपको ध्यान रखना है, किलो जूल पर मिनट 210 और किलो वोट में 3.5। कई बार किलो कैलोरी में पूछ लेता है, तो भी आपको याद रखना है ये होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यदि आपने रेफ्रिजरेशन पढ़ रखा है और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से ज़रूर कीजिए। देखिए, ये सीओपी का क्वेश्चन है और आरएसी में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन 101% सीओ पे आ जाएगा। या तो डेफिनेशन पूछ लेगा, या छोटा न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या जैसे हीट पम्प, रेफ्रिजरेशन या एफिशिएंसी कुछ दे देगा और कुछ पूछ लेगा सीओपी किसी की भी। तो धीरे धीरे हम सारे सीओपी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल विथ सब कूलिंग इज शोन इन द फिगर along with refrigerant enthalpy data. The specific heat of liquid refrigerant is 5 kilojoule per kilogram Kelvin. What is the coefficient of performance of cycle? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को पॉज करें, ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो अब हम बात करते हैं सीओपी की। सीओपी क्या होती है? इट इज़ द measure of how efficiently a refrigeration system remove heat from cold space compared to the
एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड। यानी कि कोई भी, जैसे इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ना, वैसे ही रेफ्रिजरेशन की सीओपी होती है। तो सीओपी होती है डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब देखिए, यदि हमारा रेफ्रिजरेशन है तब तो हो जाएगा ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और यदि हमारा हीट पंप होगा तो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि हम बात करें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, VCRS की, तो आपको ध्यान रखना है ये जो 1 है और ये 2 है, यहाँ पे लगा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस करता है, और 2 to 3 जो है ये आपका कंडेंसर लगा हुआ है जो कि हीट रिमूव करता है, और 3 से ये 3 डेज पॉइंट है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, और 3 डेज से 4 जो है ना, ये हमारा जो है थ्रोटलिंग प्रोसेस है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, यानी एंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। और 4 to 1 जो है ये होता है इवेपोरेटर। क्या होता है? इवेपोरेटर, जो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए यहाँ पे सीओपी, यदि हम बात करें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो सीओपी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो इवेपोरेटर जो होता है ना, वो रूम के अंदर लगा रहता है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H1 - H4। तो H1 - H4 अपॉन हो जाएगा वर्क इनपुट। वर्क कौन लेता है? कंप्रेसर लेता है। तो H2 - H1, H2 - H1। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमको डेटा कौन सा दिया हुआ है। H1 दिया हुआ है, H4 नहीं दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, यानी कि हमको H4 चाहिए। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि जो 3 डेज हैं लेके 4 है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। इसका मतलब है कि H3 डेज बराबर H4 हो जाएगा, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। लेकिन हमको जो वैल्यू दे रखी है वो H3 की दे रखी है, H3 डेज की नहीं दे रखी। तो हमको H3 डेज निकालना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन में वो यही है। हमको पता है जो हमारी एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, डेल्टा H बराबर CP डेल्टा T, CP डेल्टा T, क्योंकि कैपिटल H जो होता है ना वो होता है MCP डेल्टा T, ये स्पेसिफिक है तो CP डेल्टा T हो जाएगा। तो डेल्टा H यहाँ पे क्या है, 3 और 3 डेज के बीच में बात करेंगे तो H3 - H3 डेज बराबर हो जाएगा, CP की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे देखिए 5 किलोजूल पर किलोग्राम क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ। और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, ये यहाँ पे हमको 3 और 3 डेज के बीच में क्वेश्चन में डायग्राम में हमको दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी 5 हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखा हो चाहे केल्विन में लिखा हो, डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे H3 - H3 डेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और H3 की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे H3 डेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, H3 कितना दे देगा 87, तो 87 - 25 यानी कि ये हो जाएगा आपके 62। तो अब हमारे पास H3 डेज आ गया तो ये भी H4 भी आ गया, कितना 62। अब आप इजीली COP निकाल पाएंगे। तो COP बराबर H1 की वैल्यू कितनी है 220 माइनस H4 हमारे पास आया अभी 62 अपॉन H2 257 माइनस ये हो जाएगा आपके H1 यानी कि 220। बस अब इसका पास वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 158 अपॉन हो जाएगा ये 37 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग आपके पास 4.3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि COP जो होती है ना वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होती है, और यदि हम इसको एंथैल्पी के रूप में लिखेंगे तो ये जो है इवेपोरेटर की एंथैल्पी डिफरेंस और कंप्रेसर की, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है यहाँ पे उसकी, तो एंथैल्पी का डिफरेंस क्या होता है MCP डेल्टा T। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी नई थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो एक बार अपने हाथ से ट्राई ज़रूर करें, तो आप कभी भूलोगे नहीं। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 40% देन द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर विल बी। देखिए जब आपको एफिशिएंसी दे रखी है तो एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा याद है? COP ऑफ हीट पंप बराबर होता है 1 +
COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1 एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ये रिलेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, चाहे ये फॉर्मूले में पूछे या फिर क्वेश्चन पूछे, बहुत काम आने वाला है, तो इसको याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, क्या दे रखा है हमको, इंजन की एफिशिएंसी कितनी, 40%। कार्नोट रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल इसने रेफ्रिजरेटर लिख दिया है, तो हमको COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1/40% यानी 0.4। तो ये कितनी हो जाएगी, ऊपर 10 नीचे 4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर हो जाएगा 2.5 माइनस 1 यानी कि 1.5। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ये रिलेशन याद होगा, आप इजीली कर पाएंगे। यदि आपको पंप की पूछ लेता तो 2.5 आ जाती, रेफ्रिजरेटर की एक कम आ गई जो कि 1.5 हो गई। सब कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, आपको डायग्राम में जो है TS डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो कर्व है ना, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कर्व है, सैचुरेटेड कर्व है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट के इधर राइट साइड में ये जितना भी जा रहा है ना, ये इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। और इसके जो लेफ्ट साइड में ना, ये हो गया हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है ना। तो यदि आपको पूछे कि सब कूलिंग, तो ये जो पॉइंट 3 है, यहाँ पे हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है, इसके इधर जितना जाएंगे ना, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सब कूलिंग। यदि ये दो पॉइंट है, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर है, इससे ऊपर हम जितना जाएंगे ना, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। तो यहाँ पे हमको पूछा गया सब कूलिंग, तो 3 और 3 डेज जो पॉइंट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब कूलिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सब कूलिंग प्रोसेस ऑफ कूलिंग रेफ्रिजरेंट इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिफोर कंप्रेशन बिफोर द एक्सपांशन वाल्व। ये होता कब है, तो मैंने अभी आपको बताया था 1 से 2 जो है कंप्रेसर लगा हुआ है, 2 to 3 जो है कंडेंसर लगा हुआ है, और 3 से 4 जो है वो हमारी एक्सपांशन डिवाइस लगाई हुई है। तो यहाँ पे एक्सपांशन डिवाइस से पहले सब कूलिंग होगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिफोर दी एक्सपांशन वाल्व। और ऐसे भी पूछ सकता था आफ्टर दी कंडेंसर, ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन ये भी दे सकता है, दोनों सही हो जाएगा। इन द गिवन फिगर E is the heat engine with the efficiency of 0.4 and R is a refrigerator given that Q2 plus Q1 is equals to 3Q1। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। 3Q1 बराबर है Q1 प्लस Q3, तो ये Q3 है, ठीक है ना। द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार आप अटैम्प्ट खुद कीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, एफिशिएंसी जो होती है इंजन की, वो क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, सिंपल है। तो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन क्या है, W अपॉन हीट सप्लाई, सप्लाई कितनी हो रही है, Q1 हो रही है, Q1 हो रही है, और एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास वर्क डन आ गया, W बराबर 0.4 Q1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर जैसे ही नाम आएगा तो वहाँ आ जाएगी COP। तो COP हो जाती है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ से देखिए, हीट ले कहाँ से रहा है, Q3 से ले रहा है और Q4 को दे रहा है, यानी कि ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है Q3, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट W। तो इसको हम लिख सकते हैं Q3 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 से W की वैल्यू रख सकते हैं 0.4 Q1, ठीक है। अब W बराबर क्या हो जाएगा, यदि मैं W की बात करूं इंजन के रूप में, तो ये तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। और यदि मैं रेफ्रिजरेटर की तरफ देखूंगा तो क्या हो जाएगा, हीट जो है वो Q3 से Q4 की तरफ जा रही है, यानी Q4 ज़्यादा है तो Q4 माइनस Q3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन में दे रखा है 3Q1 बराबर, लिख देता हूँ एज पर क्वेश्चन, 3Q1 बराबर क्या है, Q1 प्लस Q3, Q1 प्लस Q3। इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ये जो माइनस वाला इधर उधर ले लेते हैं, तो Q1 प्लस Q3 हो जाएगा, Q1 प्लस Q3
बराबर हो जाएगा Q2 प्लस Q4 और Q1 प्लस Q3 बराबर क्या है 3Q1। तो ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 3Q1, तो एक Q1 कम हो जाएगा यानी कि Q3 बराबर हो जाएगा 2Q1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप COP में पुट कर सकते हैं Q3 की वैल्यू। तो COP कितनी हो जाएगी, COP हो जाएगी Q3 की वैल्यू है 2Q1 अपॉन 0.4 Q1, तो Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 0.4, 2 यानी 20 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना था, इंजन की एफिशिएंसी, COP और जो वर्क डन का जो रिलेशन है ये, तो आपको ईजिली हो जाएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ R717 इज H2O, CO2, N2 या फिर अमोनिया। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, इफ़ रेफ्रिजरेंट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल या कंपोनेंट, तो उसका फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा R700 प्लस मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे देखिए H2O, जैसे मैं सबका लिख देता हूँ, H2O इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो इसमें 700 जोड़ूंगा, इसका मोलिकुलर वेट कितना है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 18, तो 718। तो R718 यदि पूछे तो किसका हो जाएगा, H2O का। CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 44, तो 748 हो जाएगा, 744 हो जाएगा। और यदि N2 नाइट्रोजन का 14 होता है तो R714 हो जाएगा। और यदि मैं अमोनिया की बात करूँ, R का कितना हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन एक का 14 होता है, 2 का 28 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 728 आ जाएगा। और इसका एक का 14, 15, 16, 17, 3 यानी कि R717 हो जाएगा। अमोनिया का 17 होता है तो मोलिकुलर वेट, तो 717 किसका हो गया, अमोनिया का हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे H2O, CO2, N2 और अमोनिया चारों का बता दिया है। तो आपको ध्यान रखना है इनऑर्गेनिक मटेरियल जब भी हो ना, तो हमको 700 प्लस मोलिकुलर वेट ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर रिलेटेड टू रेफ्रिजरेशन प्लांट, ट्यूब इन ट्यूब कंडेंसर, नेचुरल कन्वेक्शन, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, सेल एंड कोइल टाइप कंडेंसर। यहाँ पे है नॉट ए टाइप ऑफ वाटर कूल्ड, तो वाटर कूल्ड नहीं होगा तो क्या होगा, एयर कूल्ड। और एयर कूल्ड कौन सा होता है, ये हमारा जो दे रखा है नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन कब होता है, जब हमारा डेंसिटी डिफरेंस कुछ हो तो होता है नेचुरल कन्वेक्शन। तो ये हमारा क्या है, एयर कूल्ड है कंडेंसर। हमेशा आपको एक ध्यान रखना है, जो नेचुरल कन्वेक्शन होता है ना वो हायर टेम्परेचर पे वर्क करता है, हायर टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है ना। हायर टेम्परेचर पे वर्क करेगा तो जो कंप्रेसर वर्क है, जो हमारा कंप्रेसर का वर्क है वो ज़्यादा होता है, और कंप्रेसर वर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, यदि हम मोस्टली की बात करें, मोस्टली यूज़ कंडेंसर वो हम यूज़ करते हैं हम वाटर कूल्ड, क्योंकि इसका जो लो टेम्परेचर पे वर्क करता है और कंप्रेसर वर्क जो है वो कम हो जाता है। यानी हमारा कुल मिला के इनपुट वर्क ही कम होना चाहिए, तभी तो हमारी COP ज़्यादा होगी, इसीलिए हम वाटर ट्यूब यूज़ करते हैं। द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन, जो हमारा घर का फ्रीज होता है वो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन या फिर स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। देखिए जो मोस्टली रेफ्रिजरेटर होते हैं ना वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल VCRS पे ही वर्क करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन होते हैं ना ये बहुत ही, इनकी COP जो होती है ना बहुत ही लो होती है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसकी जैसे मान लो 2 to 3 होगी ना तो इसकी 0.2 to 0.3 होगी, यानी कि इनके 1/10 रहता है। तो इसलिए जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो गए, आइस प्लांट हो गए, ये सब VCRS पे वर्क करते हैं। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज, अनडिजायरेबल मतलब प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो लो टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, और यदि उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा लो है तो वो
जो है सॉलिड नहीं होगा, आइस में नहीं बदलेगा, तो बिल्कुल सही बात है। हाई मिसिबिलिटी विथ लिक्विड ऑयल, बिल्कुल सही बात है। लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ही जल्दी फ्लो होगा, वो हाई विस्कोसिटी होगी तो वो फ्लो ही नहीं करेगा छोटी जो है ट्यूब के अंदर। लो लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन, ये गलत हो जाएगा। देखिए लेटेंट हीट जो है मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, फेज चेंज होने में जितनी जो हीट होती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यदि हम लेटेंट हीट की बात करें M/L, तो देखिए जितनी इसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होगी उतना ही हमको, यदि मान लो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, हमको टोटल हीट जो है ना वो इतनी चाहिए M/L। तो यदि हमारी L की वैल्यू ज़्यादा है तो उसी सेम में हमको मास कम चाहिए होगा। सेम कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन, लो मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट जितना कम होगा ट्यूब हमारे पास उतनी ही पतली यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी रेफ्रिजरेंट होता है ना उसकी लेटेंट हीट जितनी हाई पॉसिबल हो उतनी होनी चाहिए, और वो जितनी लेटेंट हीट ज़्यादा होगी वही अच्छा रेफ्रिजरेंट कहलाता है। द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन वेपर कंप्रेशन, बेल-कोलमैन, रैंकाइन या कार्नोट। तो यदि मैं बात करूँ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ये बेल-कोलमैन साइकिल पे वर्क करता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल, और इसका एक और नाम है रिवर्स जूल साइकिल। ये तीनों नाम बेल-कोलमैन साइकिल के ही है। अब देखिए यदि मैं इसके पीवी डायग्राम की बात करूं तो पीवी डायग्राम यदि हम बनाएंगे ना तो इसका पीवी डायग्राम ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो होता है ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं COP का। तो यदि मैं डायरेक्ट COP का फॉर्मूला आपको बताऊं ब्रेटन साइकिल का, तो वो होता है 1/RP की पावर गामा -1/गामा-1। गामा क्या है, ये जो दोनों प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। और यहाँ पे RP क्या है, यदि मैं RP की बात करूँ तो ये हमारा प्रेशर रेशियो है। देखिए 2 और जो 3 है वो इक्वल है, यानी कि मैं कह सकता हूँ P2 बराबर P3 और P1 बराबर P4। तो प्रेशर रेशियो हो जाएगा P2/P1 बराबर P3/P4। तो ये होता है प्रेशर रेशियो। तो COP का फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसका, बेल-कोलमैन साइकिल बोल दे, चाहे रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोल दे या रिवर्स जूल साइकिल बोल दे। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स हम चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, तो यदि एक बार ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो VCRS का कौन सा कंपोनेंट होता है, देखिए इवोपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपांसन वाल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में बॉयलर नहीं होता, नोजल भी नहीं होता, टरबाइन भी नहीं होता, तो क्या होता है, एक्सपांसन वाल्व होता है। ये एक्सपांसन वाल्व, कंडेंसर, कंप्रेसर और इवोपोरेटर। इवोपोरेटर का काम क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करना, यानी रूम के हमारे जो, जैसे मान लो हमारे रूम की AC की बात करते हैं तो रूम के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन कर रहा है, इवोपोरेटर। और वो हीट जो है फिर कंप्रेसर में कंप्रेस्ड होती है और उसके बाद में कंडेंसर जो है हीट जो है वो बाहर रिमूव कर देता है, और एक्सपांसन वाल्व से ये इसका फेज चेंज होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा साइकिल रिपीट होता रहता है। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बेल-कोलमैन साइकिल इज टर्म्स एज प्रेशर रेशियो RP इज गिवन बाय। तो अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले कि COP ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल या बेल-कोलमैन साइकिल क्या होती है, 1/RP की पावर गामा -1/गामा-1। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। कई बार जैसे प्रेशर रेशियो दे देता है RP की वैल्यू, गामा की वैल्यू पता ही है एयर के लिए कितनी होती है 1.4, ये आपको याद रखनी है। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोलुक्स सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेंट हैज ओनली 3 लिक्विड पम्प, 1 लिक्विड पम्प, 2 लिक्विड पम्प या फिर नो लिक्विड पम्प। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा D करेक्ट हो जाएगा, नो लिक्विड पम्प। देखिए इलेक्ट्रोलुक्स सिस्टम जो होता है इसमें 3 फ्लूइड यूज़ होते हैं। कौन कौन से 3 फ्लूइड यूज़ होते हैं, यदि मैं बात करूँ 3 फ्लूइड की, एक तो होता है अमोनिया, दूसरा होता है हाइड्रोजन
और तीसरा होता है वाटर। यदि मैं बात करूँ अमोनिया की, देखिए अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। तो यदि आपको पूछ ले अमोनिया और वाटर के अंदर रेफ्रिजरेंट किसको यूज़ करेंगे, तो अमोनिया, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। H2 जो है एक हल्की गैस होती है, इसलिए हम इसको क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेंट अमोनिया, इसकी जो इवोपोरेशन रेट है, इवेपोरेशन रेट, इसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज़ कर देता है अमोनिया की इवोपोरेशन रेट को। इसका काम होता है हाइड्रोजन गैस का। और यदि मैं बात करूँ जल की, वाटर की, तो ये एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। एब्जॉर्बेंट यानी कि ये अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें हम पंप यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जितने मूविंग पार्ट कम होंगे तो हमारी नॉइज़ उतनी कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज प्रेजेंट इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एब्सेंट इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए यदि मैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करूं, अभी मैंने आपको बताया था पहले इवेपोरेटर होता है, उसके बाद में कंप्रेसर के बाद में कंडेंसर के बाद में एक्सपांसन डिवाइस होती है, और उसके बाद वापस इवेपोरेटर। ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो जो VARS होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये जो इवेपोरेटर के बाद में कंप्रेसर होता है ना, इस कंप्रेसर को हम रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह हम जनरेटर लगा देते हैं, और जनरेटर के साथ में एक एब्जॉर्बर भी लगाते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे, इवेपोरेटर के बाद में एब्जॉर्बर के बाद में जनरेटर, और जनरेटर के बाद में वही कंडेंसर, एक्सपांसन डिवाइस और वापस इवेपोरेटर। तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेसर जो है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, और एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बर और जनरेटर होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन में होता है, कंप्रेशन में नहीं होता, तो यहाँ पे जनरेटर हो जाएगा। बाकी कंप्रेसर होता है, थ्रोटलिंग वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है, ये सारे VCRS में होते हैं, लेकिन ये जनरेटर है ना, ये सिर्फ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है। ए मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स हैविंग द फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए दो मान लो रेफ्रिजरेंट है, उनका यदि सेम बॉइलिंग पॉइंट है, तो जब एक साथ यूज़ करेंगे तो एक साथ बॉईल हो जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप मिक्सर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ए वाटर हीटिंग पंप एब्स्ट्रैक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिक्वायर टिक 2 किलोवाट ऑफ पावर इनपुट द COP ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, हीट पंप, ए वाटर हीटिंग पंप एब्स्ट्रैक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये हीट कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, लोवेस्ट जो है हमारा, वहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है कितनी, 10 किलोवाट, और 2 किलोवाट पावर इसको इनपुट मिल रही है, वो यानी W की वैल्यू, और ये जो हीट है हायर टेम्परेचर को दे रहा है। तो यदि मैं बात करूँ COP की, तो यदि आप डायरेक्ट करते ना तो 10 में 2 का भाग दे देते तो आपका आंसर COP 5 आ जाता। लेकिन COP होती है हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। यदि हमारी बात करें डिज़ायर्ड इफेक्ट, यहाँ पे क्या है, हायर टेम्परेचर है, पंप में हायर टेम्परेचर होता है, तो हायर टेम्परेचर में ये हमारा Q आएगा। Q कितना आ रहा है, 10 तो यहाँ से ले रहा है, और 2 जो है वर्क इनपुट ले रहा है, टोटल कितना होगा, 10 + 2 12 हो जाएगा, और वर्क इनपुट कितना है 2, तो 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा हमारे पास COP, ना कि 5। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम एज पर द हीट लोड ऑन द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर, एक्सपांसन वाल्व, कंप्रेसर या फिर कंडेंसर। तो यदि मैं बात करूँ रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है एक्सपांसन डिवाइस, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सपांसन वाल्व में जैसे कैपिलरी ट्यूब जो यूज़ करते हैं हम, वही एक्सपांसन डिवाइस होती हैं, और यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी इसे आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। मॉडिफाइड पॉलिस्टर इज ए सूटेबल लुब्रिकेंट इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ द रेफ्रिजरेंट। तो पॉलिस्टर के साथ में हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, R134A। क्योंकि
ये जो R134a है ना, इसने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोकार्बन्स को, और ये एनवायरनमेंट को ज़्यादा लॉस नहीं करता क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं होता ना। मेन जो क्लोरीन जो गैस होती है ना, वही एनवायरनमेंट को लॉस करती है। तो जिनमें क्लोरीन नहीं होता वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होते हैं। द कंप्रेशन ऑफ वेपर इज कैरिड आउट बाई एन इजेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम? वेपर एब्जॉर्प्शन, एयर साइकिल, वेपर कंप्रेशन या वेपर जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम? तो देखिए, इजेक्टर यूज़ हम करते हैं वेपर जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। देखिए, इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हम यूज़ करते हैं वाटर। तो ये जो वाटर होता है ना, इसको हम वेपोराइज करते हैं, और यहाँ पे एक लगता है वेंचुरी ट्यूब जैसा, पहले कंप्रेसर की तरह वर्क करता है और फिर ये डिफ्यूज़र की तरह वर्क करता है, और फिर ये कंडेंसर में आके फेज चेंज कर लेता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये जो यहाँ पे चिल्ड वाटर है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो कर देता है। जब लो प्रेशर होगा तो कम टेम्परेचर पे भी वाटर जो है वो वेपोराइज हो जाएगा। प्योर रेफ्रिजरेंट वेपर इज ऑब्टेन फॉर द कंडेंसर इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन कूलिंग सिस्टम। तो प्योर रेफ्रिजरेंट कब कहाँ पे जो है कैसे होगी? by feeding from an external reservoir directly from evaporator by supplying the heat to the generator where ammonia gets released। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जनरेटर जो होता है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है अमोनिया और वाटर का। अमोनिया और वाटर दोनों मिक्स में रहते हैं, और हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इसको हम हीट देते हैं। तो जैसे ही हीट ज़्यादा होगी हॉट वाटर से हीटिंग करेंगे तो अमोनिया जो है वेपोराइज्ड हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे, और जैसे ही वो वेपोराइज हो जाएगी तो वो क्या है, जनरेटर से बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकलने के बाद में जो अमोनिया होती है वो एकदम प्योर नहीं होती है, उसमें कुछ वाटर वेपर होते हैं, और ये जो वाटर वेपर हैं वो हम एनालाइजर और रेक्टिफायर से पास करते हैं तो प्योर अमोनिया हमको मिल जाती है। तो यही आपको पूछा गया है कि प्योर रेफ्रिजरेंट कैसे मिलता है? बाय सप्लाइंग द हीट टू द जनरेटर वेयर अमोनिया गेट रिलीज्ड। तो जैसे ही हीट मिलेगी अमोनिया बाहर निकल जाएगी, और यदि उसमें कुछ भी पार्टिकल रह जाते हैं तो एक तो हम एनालाइजर यूज़ करते हैं, दूसरा हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। इन दोनों से पास होने के बाद में हमारे पास प्योर रेफ्रिजरेंट होता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कन्वेंशनली इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द कोइल या ट्यूब्स एट इट्स बैक कैरी रेफ्रिजरेंट फ्लूइड, रिजेक्ट हीट टू द एटमॉस्फेयर, कैरी चिल वाटर, सर्व एज ए कंडेंसर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है जो हमारे घर का फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर, उसके जो बाहर कोइल लगी हुई होती है बाहर की साइड, उनको हम क्या बोलते हैं? जो बाहर की तरफ जो कोइल होती है वो एज ए कंडेंसर वर्क करती है, यानी कि सर्व एज ए कंडेंसर। मैंने अभी आपको बताया था कंडेंसर का काम क्या होता है। जैसे पहले इवेपोरेटर होता है, उसके बाद में कंप्रेसर के बाद में हमारे पास हो जाएगा कंडेंसर के बाद में एक्सपांसन डिवाइस, उसके बाद में इवेपोरेटर। तो ये कंडेंसर का काम क्या होता है? हीट रिमूव करना। तो ये जो है बाहर की तरफ जो ट्यूब लगी हुई होती है वो हीट रिमूव करती है। तो ये सही हो जाएगा, सर्व एज ए कंडेंसर, कैरी द चिल्ड वाटर, और वाटर थोड़ी लेके जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इनकरेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हीट टू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल, जो कंडेंसर का काम ही क्या होता है? हीट को रिमूव करना। कैरी रेफ्रिजरेंट फ्लूइड, बिल्कुल, रेफ्रिजरेंट फ्लूइड को लेके जाएगी तभी तो उसमें जो एक्स्ट्रा हीट होगी उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे ए, बी और डी तीनों सही है। चिल्ड वाटर नहीं लेके जाती, ये गलत हो जाएगा। इन ए रेफ्रिजरेशन प्लांट इन ए डायरेक्ट एक्सपांसन इवेपोरेटर, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट आउटसाइड द ट्यूब्स in a cell and tube heat exchanger. There is a coil with smooth surface inside the refrigerant evaporation. The refrigerant evaporate in a finned coil which cools air or liquid flowing across it। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपांसन इवेपोरेटर, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट इन ए फिन्ड coil which coils air or liquid flowing across it। इसका मतलब क्या है? यदि आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, डायरेक्ट एक्सपांसन का मतलब है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो तो कोइल्स के अंदर होता है। जैसे मान लो ये ऐसे कोइल है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होगा, और जो या तो एयर से हम कूल करेंगे या हम लिक्विड से करेंगे, तो ये ट्यूब के बाहर जो है फ्लो करेगा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपांसन इवेपोरेटर। बस इतना ही है। द रिलेशनशिप बिटवीन द COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ
रेफ्रिजरेटर इज गिवन बाय, तो अभी मैंने आपको बताया था 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर COP ऑफ हीट पम्प, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके बराबर हो जाएगा 1 एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एन आइडियल रेफ्रिजरेटर मेंटेन ए टेम्परेचर ऑफ -23 when placed inside a room at 27 degrees Celsius. Heat infiltration into the refrigerator is 0.5 kilojoule per second. The power required to pump the heat out is, देखिए सिंपल आपको COP का सवाल पूछा है। COP की वैल्यू क्या होती है? रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है? हीट इन्फिल्ट्रेशन इनटू द रेफ्रिजरेटर इज 0.5 अपॉन वर्क इनपुट, तो हमको निकालना है। और COP का दूसरा क्या होता है? यदि हम बात करें टेम्परेचर T लोवेस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। T लोवेस्ट कितना है? -23 डिग्री सेल्सियस। हमको केल्विन में यूज़ करना है, तो यदि 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 250। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 27 माइनस ऑफ 23, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5। तो जीरो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 5, तो यानी कि 0.1 किलोवाट, क्योंकि ये हमको किलो जूल पर सेकंड यानी किलो वोट में ही दे रखा है, तो हमारा आंसर भी किलो वोट में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 500 किलो जूल 500 किलो जूल ऑफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम एन cooled space in a reverse Carnot cycle refrigerator by an evaporator by refrigerant at -23 degrees Celsius. The change in entropy of the refrigerant is, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 500 किलो जूल हीट रिमूव हो रही है कूल्ड स्पेस से इन ए रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर, और इवेपोरेटर का टेम्परेचर आपको दे रखा -23 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, यदि मैं बात करूँ चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या होती है? डेल Q अपॉन T। तो यहाँ पे चेंज इन हीट कितनी है? 500 किलो जूल अपॉन टेम्परेचर है -23, यदि कैल्विन में करोगे तो 250 कैल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी कितना आ गया? 2। अब देखिए आपको -2 भी वैल्यू दे रखी है और +2 भी दे, तो ये वैल्यू जो है -2 आएगी +2 आएगी, ये आपको सोचना है। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर सोचिए कि बी आंसर होगा कि सी आंसर होगा। यदि एग्जाम में आप कैलकुलेशन भी कर लोगे तो ऐसा ऑप्शन दे दिया तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचेंगे हीट रिमूव्ड हो रही है, इसका मतलब जहाँ हीट रिमूव होती है तो वहाँ पे नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रेफ्रिजरेंट का पूछा है। तो देखिए ये जो सिस्टम की हीट रिमूव हुई, ये हीट किसने ली? रेफ्रिजरेंट ने ली। इसका मतलब जो हीट है रेफ्रिजरेंट है वो तो हीट गेन कर रहा है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इन द अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इज, देखिए बात हो रही है अमोनिया और वाटर की। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अमोनिया को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं और जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है रेफ्रिजरेंट किसको यूज़ करेंगे? तो अमोनिया को, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है लो, और वाटर जो होता है उसका तो 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री से नीचे जाते ही वो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, और जो हमारे जितने भी वाल्व है वो सब चौक हो जाएंगे। द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल आर एंट्रेंस ऑफ इवेपोरेटर 100 किलो जूल, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर 1200, एंट्रेंस ऑफ कंडेंसर 1300 COP आपको बताना है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें डायग्राम दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बार हल्का सा डायग्राम बना लेना है ऐसे, जैसा ये कि बनाया गया है। तो यहाँ पे एंट्रेंस ऑफ इवेपोरेटर, इवेपोरेटर में एंट्रेंस कहाँ होती है? यहाँ होती है 1 पे होती है, 4 पे होती है, तो एंट्रेंस होती है 4 पे, यानी H4 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 किलो जूल। ये जो इवेपोरेटर है इसकी एंट्रेंस तो इधर होगी ना, तो एक्सपांसन ऑफ वाल्व और एंट्रेंस ऑफ इवेपोरेटर 4 पे होगी, तो ये H4 की वैल्यू। एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, यानी अब बात आ रही है 1 की, कितनी है? H1 की वैल्यू 1200। एंट्रेंस ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर का एंट्रेंस यानी एग्जिट ऑफ कंप्रेसर, यानी H2 की वैल्यू आ रही है, कितनी है? H2 की वैल्यू 1300।
अब तो आप इजीली कर ही पाएंगे। तो COP क्या हो जाएगी, डिजायर्ड इफेक्ट यानी H1 माइनस H4 अपॉन वर्क इनपुट किस में, कंप्रेसर में, यानी H2 माइनस H1। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, H1 की है 1200 माइनस H4 100 अपॉन 1300 माइनस 1200, तो ये कितना हो जाएगा 1100 अपॉन हो जाएगा 100, यानी कि 11 आ जाएगी वैल्यू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि एंट्री कहाँ हो रही है, एग्जिट कहाँ हो रहा है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इवेपोरेटर, फिर कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांसन डिवाइस। और जो 1 पॉइंट होता है ना, वो कंप्रेसर के इनपुट पे हम मानते हैं। जनरली हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो 1 किसको मानते हैं, एंट्रेंस ऑफ कंप्रेसर या एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। Efficiency of a Carnot engine is 75% if the cycle direction is reversed. COP of reverse Carnot cycle is, देखिए COP यदि हम रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है 75%, 0.75 1 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा आपके ऊपर 100 आएगा, यानी कि 4/3 यानी कि 1.33। अब देखिए 1.33 भी आंसर हो जाएगा यदि हम इसको हीट पंप मानेंगे, और यदि हम इसको रेफ्रिजरेटर मांगेंगे तो -1 करेंगे तो 0.33। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1.33 और 0.33 दोनों दे रखा है। तो अब आप कौन सा आंसर टिक करोगे। इसने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेशन का नाम नहीं लिया है, तो जब नाम नहीं लिया है तो हम तो सीधा रिवर्स ही करेंगे खाली। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल होता ना तो हमारा आंसर सी हो जाता, अदरवाइज हमारा ए ही होगा 1.33। ये ध्यान रखना आपको। द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इवेपोरेटर प्रेशर ऑन ए सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज, तो हमको इवेपोरेटर का प्रेशर रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे हमारा इवेपोरेटर मैंने अभी आपको बताया था 4 और 1 के बीच में लगा हुआ है, तो इसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये जो यहाँ तो टेम्परेचर है, देखिए ये जो हमारा सैचुरेटेड कर्व होता है ना, इसका जो बीच का रीजन होता है ना, इसको हम बोलते हैं वेट रीजन। क्या बोलते हैं, वेट रीजन। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है और ये सैचुरेटेड वेपर है, तो इन दोनों के बीच में वेट रीजन यानी कुछ लिक्विड है कुछ स्टीम है। तो वेट रीजन में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना। वेट रीजन के अंदर यानी ये जो सैचुरेटेड कर्व है ना, इसके बीच बीच में ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, तो यदि हम इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे गैप कितना था, इतना, और जैसे जैसे हमने रिड्यूस किया तो ये गैप कम हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कम हो रहा है। और COP क्या होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और यदि यहाँ पे ये कम हो रहा है तो वर्क इनपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, वर्क इनपुट इंक्रीज हो रहा है, तो COP तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि वर्क इनपुट इंक्रीज होगा तो भी COP रिड्यूस होगी, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रिड्यूस होगा तो भी हमारा COP डिक्रीज होगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर इज इंक्रीज्ड, ये तो गलत हो जाएगा। देयर इज ए रिडक्शन इन द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्रेशन वर्क रिक्वायर्ड इज रिड्यूस, कंप्रेशन वर्क तो बढ़ जाएगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन एन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल किस पे वर्क करता है, बेल कोलमैन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल। तो अभी मैंने आपको बताया था और आपको डायग्राम में दिख रहा है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन ये दोनों किस पे होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हीट रिजेक्शन एंड हीट रिमूवल फ्रॉम कूल स्पेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है, ये गलत हो जाएगा। एम्प्लॉय एयर एज ए रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एयर होती है। ऑपरेट ऑन रिवर्स ब्रेटन साइकिल, बिल्कुल सही है। इट इज यूज फॉर एयर कंडीशनिंग ऑफ एयरप्लेन, बिल्कुल सही है। द कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, R134A। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, R134A। देखिए पहले हम बहुत टाइम पहले जीके में भी अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीज के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, तो हम कौन सा यूज़ करते थे, फ्रीऑन। लेकिन फ्रीऑन अब बंद हो चुका है। तो फ्रीऑन क्यों बंद हो गया, उसमें क्लोरीन होता था,
उसके फॉर्मूले में क्लोरीन आता था, इसलिए वो ओजोन को डिप्लेट करता था। तो ये जो हमारा R134 है, यदि इसके हम फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है C2H2F4। इसको बोलते हैं हम, फ्लोरीन कितने हैं 4, तो टेट्राफ्लोरोइथेन। इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, इसलिए ये ओजोन को डिप्लेट नहीं करता। A Carnot heat pump is working with the efficiency of 50%. If the cycle is converted to the heat pump after reversing, then what is the coefficient of performance of the heat pump? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा, 1/, एफिशिएंसी 50% है, उसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच टर्म क्लियरली डिफाइन द डिग्री ऑफ सबकूलिंग? तो यहाँ पे आपको बताना है डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या हो जाएगा। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो देखिए डिग्री ऑफ सबकूलिंग का मतलब क्या है, ये जो 3 पॉइंट है, ये यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, और लिक्विड से जितना इधर जाएंगे उसी को हम बोलते हैं सबकूलिंग, और ये जितना ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ सबकूलिंग। तो यही तो डिफरेंस है, क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड। तो सैचुरेटेड लिक्विड यानी कि 3 पॉइंट पे, एंड एक्चुअल टेम्परेचर यानी कि ये 3 डेज हो गया, इन्हीं का डिफरेंस तो क्या होता है, सबकूलिंग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इफ द COP ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर इज 4, देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ Carnot इंजन वुड बी। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1 एफिशिएंसी ऑफ इंजन, यही होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन कितने हो जाएंगे, 1/1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर यानी 4, तो 1/5 कितना होता है, 0.2। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, COP के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए COP के जिससे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो एक बार ज़रूर अच्छे से कर लेना, और मोटा मोटी 99% तो इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ए Carnot हीट इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट 277 डिग्री सेल्सियस एंड 27 COP। तो आपको हीट इंजन की बात हो रही है, तो हमको निकालना है COP। तो हीट इंजन की बात हो रही है ना, तो COP हो जाएगा T हाईएस्ट, रेफ्रिजरेटर होता है तो लोवेस्ट, T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। हाईएस्ट कितना है 277, और 277 में यदि मैं 273 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 550 केल्विन, और डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 250। तो ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 55 और 5 5 25, तो ये हो जाएगा 2.20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीट पंप इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, डिलीवर द हीट फ्लो लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर इन ए साइक्लिक प्रोसेस। बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हीट पंप क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो ये T लोवेस्ट है, यहाँ से हीट रिमूव करेगा Q, और ये हमारा जो Q1 मान लो यहाँ से गया Q2, ये T हाईएस्ट है यानी यहाँ पर रूम टेम्परेचर है, यहाँ वर्क इनपुट देंगे तो ये हीट जो है लोवेस्ट से रिमूव जो कि वो हाईएस्ट को देके इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो डिलीवर द हीट फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर इन ए साइक्लिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, 0th लॉ, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के डिफरेंस की, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है डेल Q इज इक्वस टू डेल W, यानी कि साइक्लिक इंटीग्रेशन इन दोनों का इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लॉ कहता है कि जितनी हीट होगी उसको वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, जितना वर्क होगा उसको हीट में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है। यानी ये सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बताता है, कितनी हीट किधर गई कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेकंड लॉ जो है वो ये बताता है कि जो हीट है वेस्टेज हुई उससे हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यानी कि और एफिशिएंसी की भी बात करता है। तो सेकंड लॉ जो है वो क्वालिटेटिव लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है ना वो सेकंड लॉ पे बेस्ड होता है। फॉर हीट पंप द सेकंड लॉ एफिशिएंसी कैन बी रिटन इन द फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिए यदि मैं बात करूं फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी, फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हीट पंप की। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने COP निकाला था, उसी को हम फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी कहते हैं। क्या होती है वो, डिजायर्ड इफेक्ट, यानी
अपॉन वर्क इनपुट यानी Q अपॉन W, यही हमारी फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी होती है। लेकिन यदि मैं बात करूं सेकंड लॉ एफिशिएंसी, ये ध्यान से रखना, COP ऑफ हीट पंप टू द COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप। तो अभी हमने बात की थी COP जो है ना, ये COP जो होती है यही फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी है। और यदि मैं बात करूँ COP ऑफ रिवर्सिबल साइकिल की, रिवर्सिबल हो तो वो उसकी जो COP है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहाँ पे बात हो रही है हीट पंप की, तो ऊपर क्या ले लेंगे, T हाईएस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। बस सेकंड लॉ एफिशिएंसी पुट कर दो वैल्यू, सेकंड लॉ एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा COP यानी फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी Q अपॉन W अपॉन हो जाएगा COP ऑफ रिवर्सिबल साइकिल। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, यानी कि T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट अपॉन T हाईएस्ट। बस यही हमारी हो जाएगा। तो ये Q अपॉन W क्या है, फर्स्ट लो एफिशिएंसी, फर्स्ट लो एफिशिएंसी इनटू, देखिए हाईएस्ट का भाग दूंगा तो यानी 1 माइनस T लोवेस्ट अपॉन T हाईएस्ट। तो ऑप्शन में देखिए T0 TA, तो T लोवेस्ट जो है उसको T0 मान लिया, T हाईएस्ट को हमने TA मान लिया। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 माइनस T0 अपॉन TA, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 माइनस T0 अपॉन TA। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट लो एफिशिएंसी होती है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यानी कि एज ए COP। और सेकंड लो एफिशिएंसी जो होती है ना वो रेशियो होता है फर्स्ट लो एफिशिएंसी टू द COP ऑफ रिवर्सिबल। या रेफ्रिजरेटर होता तो रेफ्रिजरेटर का आ जाता COP इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। What happened to the COP of heat pump when the temperature difference between source and sink is decreased? देखिए COP ऑफ हीट पंप की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा T हाईएस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। यहाँ पे क्या डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक डिक्रीज्ड, यानी ये जो हमारा डिफरेंस है इसको हमको डिक्रीज करना है। ये वैल्यू नीचे की डिक्रीज होगी तो COP क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमको मैच करना है अमोनिया, एयर, R12 वाटर, स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर, लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो देखिए ये जो एयर है, एयर तो किस में यूज़ होती है, एयरक्राफ्ट में, तो थर्ड के साथ में मैच हो जाएगा। वाटर कहाँ यूज़ होता है, स्टीम जेट, यहाँ पे स्टीम जेट की बात हो रही है तो स्टीम जेट में हो जाएगा। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और हो गया लार्ज कमर्शियल, डोमेस्टिक में हम यूज़ करेंगे R12 और अमोनिया यूज़ होती है लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन में। तो किसके साथ मैच में हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन, देखिए 1 टन की वैल्यू पूछ लेगा, आपको लैंग्वेज के रूप में पूछ लेंगे। द वेट ऑफ मशीन इज़ 1 टन, बिल्कुल गलत है। वेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज 1 टन, द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इज़ 1 टन, यानी कि 1000 किलोग्राम से जितनी हीट निकाली तो वो 1 टन हीट हुई ना एक तरीके से। तो द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इज़ 1 टन, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर हैज़ COP 6, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लोअर टू द हायर एब्सोलूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर का रेशियो पूछा है। तो देखिए COP किसकी है, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, रेफ्रिजरेटर है, इसका मतलब हमारी COP में टेम्परेचर ऊपर लोवेस्ट आएगा, T लोवेस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। इसकी वैल्यू कितनी दे रही है, 6। मैं T लोवेस्ट का भाग दे देता हूँ, ऊपर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा T हाईएस्ट अपॉन T लोवेस्ट माइनस 1 बराबर हो जाएगा 6। तो मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ, 1/6 बराबर हो जाएगा T हाईएस्ट अपॉन T लोवेस्ट माइनस 1। 1 को इधर लेकर जाऊँगा तो 1 + 1/6 यानी कि 7/6 बराबर T हाईएस्ट अपॉन T लोवेस्ट। हमको किसका रेशियो पूछा है, लोअर टू द हायर, तो लोअर टू द हायर यानी कि 6/7। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वाटर बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग कैन थ्योरेटिकली बी कूल डाउन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एयर, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट। देखिए यदि हम बात करें इवेपोरेटिंग कूलिंग में हम वेट बल्ब टेम्परेचर तक
उसको कूल कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन टू द COP ऑफ हीट पंप व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज इंक्रीज्ड। तो अभी मैंने आपको बताया था जो COP ऑफ हीट पंप की बात करें तो ऊपर हाईएस्ट आ जाएगा अपॉन यहाँ डिफरेंस हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ बोल रहे ये इंक्रीज है, तो ये इंक्रीज होगी तो हमारी जो COP है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें कौन सी शिफ्ट में आया, उसी दिन में अलग शिफ्ट में आया होगा, एक में तो इंक्रीज दे दिया, एक में डिक्रीज दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर वर्क रिक्वायर्ड बाय द हीट पंप। हीट पंप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, यानी कि आपको पूछा गया रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में वर्क डन किसका ज़्यादा होगा। तो यदि हम बात करें हीट पंप की, हीट पंप देखिए यहाँ पे इंजन की बात नहीं हो रही, हीट पंप की बात हो रही है। ये क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, यानी कि हम इसको बाहर से वर्क देते हैं। तो जो हमारा हीट पंप होगा रिवर्सिबल, एक होगा हीट पंप हमारा इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल वर्क हीट जो पंप होगा ना वो कम वर्क कंज्यूम करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। इरिवर्सिबल होगा वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पे इंजन होता तो वो इंजन तो वर्क प्रोड्यूस करता है, इसलिए रिवर्सिबल ज़्यादा प्रोड्यूस करता और इरिवर्सिबल कम प्रोड्यूस करता। तो यदि इंजन की बात होती तो ऑप्शन बी करेक्ट होता। यहाँ पे हो रही है कंज्यूम की वर्क, तो रिवर्सिबल होगा वो कम कंज्यूम करेगा। वाटर बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग कैन थ्योरेटिकली कूल डाउन टू, मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एयर वेट मतलब टेम्परेचर। A Carnot heat pump is used to maintain a room at a temperature of T degree Celsius. The initial temperature of the room was minus 10 degree Celsius. If the power requirement of the pump is 20 kilowatt and the heat provided to the room is 150 kilowatt, what will be the value of T? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है हीट पंप की। यदि मैं COP ऑफ हीट पंप की बात करूँ तो डिज़ायर्ड इफेक्ट Q अपॉन वर्क इनपुट बराबर रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, T हाईएस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। तो देखिए कार्नट हीट पंप यूज टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, इसको मेंटेन कितना करना है, T पे, और ये बोल रहा है इनिशियल उस रूम का टेम्परेचर कितना था, -10। इसका मतलब क्या है, जब हमने हीट पंप यूज़ नहीं किया तो बाहर का जितना टेम्परेचर था उतना ही रूम का था। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि इनिशियल रूम जो था वो एटमॉस्फेयर के साथ में इक्विलिब्रियम में था। तो इसका मतलब ये जो -10 है वो हम एटमॉस्फेयर का मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हीट इसने कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 150 किलोवाट। तो वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो Q की वैल्यू 150 और पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, 20 किलोवाट बराबर T हाईएस्ट कितना है, जो हमारे रूम का होगा T डिग्री, लेकिन हमको डिग्री सेल्सियस में यूज़ नहीं करना है, केल्विन में करना है। तो 273 ऐड करेंगे और दोनों का डिफरेंस तो सेम ही आएगा, T माइनस -10 यानी T + 10 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 15T + 150 बराबर हो जाएगा 2T + 273 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 × 5 540। तो यहाँ पे T की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में ही आएगी वैल्यू। If the ratio of the lower to the higher absolute temperature is 7/8, then the value of COP of Carnot refrigerator। देखिए आप सभी को पता है रेफ्रिजरेटर में ऊपर क्या आता है, T लोवेस्ट, और नीचे तो डिफरेंस आता है, और यदि पंप की बात करें ऊपर T हाईएस्ट आता है। तो देखिए ये जो दोनों का रेशियो है ना, इनमें जो लोअर है वो रेफ्रिजरेटर की COP है, हाईएस्ट जो है वो हमारे हीट पंप की है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की पूछे तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली कर सकते हैं यदि रेशियो दे रखा हो तो। अब देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आया, T लोवेस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। हमको तो रेशियो दे रखा है तो 1/T हाईएस्ट अपॉन T लोवेस्ट -1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं,
1 अपॉन, देखिए हाईएस्ट अपॉन लोवेस्ट, यानी कि ये लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट दे रखा, तो 8/7 कर देते हैं। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस यदि 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा 7, तो ये 7 यही वाला ऊपर जाएगा और 8-7, तो ये COP आ जाएगी कितनी, 7 आ जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। यदि इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो आपको ध्यान रखना है जो लोअर दे रखा है वो रेफ्रिजरेटर की हो जाएगी, हाईएस्ट दे रखा वो पंप की हो जाएगी। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। While working an heat engine, the efficiency is 40%. If the cycle reversed and made heat pump, what is the coefficient of performance of heat pump? बिल्कुल सिंपल है, कई बार कर चुके हैं। 40% को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हीट पंप की बात हो रही है, और यदि रेफ्रिजरेटर होता तो 1.5 आ जाती। A refrigeration plant operate in a reverse Carnot engine. The temperature is maintained at -10 degrees Celsius and the heat is transferred at the rate of 10 kilowatt. The heat is transferred from the cycle to atmosphere at a temperature of 25. What is the power required? तो देखिए COP वाला इक्वेशन है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट अपॉन, और रेफ्रिजरेटर है तो T लोवेस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। हमको Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 किलोवाट, हीट रिमूव हो रही है। वर्क डन हमको पूछा गया है, लोवेस्ट टेम्परेचर -10 है, केल्विन में लेंगे तो 263 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 माइनस -10 यानी 35। अब यहाँ से आप W की वैल्यू निकालेंगे तो 1.33 वैल्यू आएगी, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स द कॉमनली यूज्ड, एयर एंड वाटर। वेपर एब्जॉर्प्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया एंड वाटर, बिल्कुल सही है। अमोनिया और वाटर हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। और अमोनिया मैंने आपको बताया था एज ए रेफ्रिजरेंट, और जो हमारा वाटर है वो एज ए एब्जॉर्बर। इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉमनली रेफर्ड टू एज, गैस कंप्रेशन, फेज कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन। देखिए वेपर्स ओनली, यदि वेपर होगी तो वो क्या होगा, ड्राई कंप्रेशन। यदि वेपर के साथ में कुछ ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, उसको हम वेट कंप्रेशन बोलते हैं। यदि प्योर वेपर है तो उसको ड्राई कंप्रेशन बोलेंगे। कंडेंसिंग टेम्परेचर इन ए रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर, कंडेंसिंग यानी कंडेंस हो रहा है, यानी कि एट विच द रेफ्रिजरेटर गैस बिकम लिक्विड, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और वो जो टेम्परेचर होगा वो कंडेंसिंग टेम्परेचर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। In a vapor compression refrigeration system, liquid to suction heat exchange is used to। heat exchange यूज क्यों करते हैं हम, keep the COP constant, prevent the liquid refrigerant from entering the compressor, subcool the liquid refrigerant leaving the condenser। तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको TS डायग्राम बताया था, देखिए ये हमारा सेचुरेशन कर्व है, ये हमारा कंडेंसर, यहाँ से हम सब कूल करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये हमारा हीट एक्सचेंजर होता है, 1 2 3 4 डेज 5, ये जो 4 डेज और 1 और 2 के बीच में ये हमारा हीट एक्सचेंजर होता है सब कूलिंग करने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। What is the usual quantity of free air taken per person in air conditioning system। तो देखिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आपको याद रखनी है 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है मीटर क्यूब पर सेकंड ना, 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट होती है, तो ये आपको याद रख लेना है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछेगा वापस ऐसा का ऐसा ही पूछेगा। द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज एज एयर बिकम वेटर। देखिए इन दोनों का ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर ये इंक्रीज कब होगा, तो यदि हमारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना और वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस तभी होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि थर्मोमीटर है ना, वो यदि नॉर्मल हमारा टेम्परेचर मेजर कर रहा है वो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, और यदि उसके ऊपर कपड़ा मार देंगे अपन, कपड़ा लगाने के बाद में वो कपड़ा तो गीला होगा, गीला कपड़ा करके उस थर्मोमीटर पे लगा दो और जो टेम्परेचर वो मेजर करेगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। इसका मतलब पूरा जो है
वो सैचुरेटेड कंडीशन में मेजर करेगा वो वेट बल्ब होगा। उन दोनों का डिफरेंस बोला गया कि कब ज़्यादा होगा। तो यदि हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि यदि एयर जितनी ड्राई होगी इन दोनों का डिफरेंस उतना ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर एयर ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 80%, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 80% है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए डायग्राम में ही आपको आंसर दे रखा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो कम है किससे, वेट बल्ब टेम्परेचर से। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन दी वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम जो टेम्परेचर है वो यदि थर्मोमीटर के ऊपर गीला कपड़ा लगा के मेज़र करते हैं वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जहाँ पे जो हमारा स्टीम है वो कंडेंस होना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड कंडीशन होगी और वहाँ से वो फेज चेंज करने लग जाएगा, यानी कि स्टीम से वेपर से लिक्विड में हो जाएगा। इफ ए mass of most air in air tight vessel is heated to the higher temperature then, यदि यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यदि मैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाऊँ, सिंपल डायग्राम, ये हो गया साइक्रोमेट्रिक चार्ट। यहाँ पे देखिए ये इधर जो है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एयर टाइट वेसल इज हीटेड टू द हायर टेम्परेचर, यदि उसको हायर टेम्परेचर से हीट कर रहे हैं टेम्परेचर। ये देखिए वर्टिकल लाइन जो होती है ना, ये आपको याद रखना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। इधर आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो रही है। यदि हम इसको एयर टाइट वेसल में हीटिंग करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट तो बढ़ नहीं रहा है, वैसा का वैसा ही है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग। देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, उसको हम बोल रहे हैं सेंसिबल हीटिंग। तो ये जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। और यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए इधर 100 पर, ये जो है ना कर्व है ये वाला, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, यानी कि ये सेचुरेशन कंडीशन है। इधर जैसे जैसे जाएंगे वो घटती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि मैं बात करूँ होती क्या है, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर इन सैचुरेटेड कंडीशन। स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर टू द एयर बाय पासिंग इट थ्रू। देखिए स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा मॉइस्चर होता है वो यानी कि एयर जो होती है उसके अंदर हम वाटर का स्प्रे करते हैं। जब वाटर का स्प्रे करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। स्प्रे के द्वारा कर रहे हैं तो स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, चिल्लर, एयर कंडीशनिंग प्लांट या वाशर्स। तो हमारा जो ये वाशर्स होता है ना यही हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली सी। ये आपको थोड़ा याद रखना है। डिह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर विद ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखिए यदि मैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाऊँ, ठीक है, ये हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट हो गया। देखिए यदि मैं बात करूं इस पॉइंट की, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, ये वर्टिकल लाइन होती हैं, ठीक है ना। यदि आपको पूछ ले कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइनें कैसी होती है, वर्टिकल होती है, सीधी वर्टिकल, ठीक है ना। अब यदि मैं इधर जाऊँगा इस पॉइंट के इधर, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इधर क्या हो जाएगा, सेंसिबल कूलिंग, यानी कि सिर्फ हम हीटिंग या कूलिंग कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर का सिर्फ डिफरेंस हो रहा है। अब यदि दूसरी पॉइंट की बात करें, यानी कि वर्टिकल जाएँ, तो यहाँ पे ये देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन यदि हम मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इधर जो है डी ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर विद द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब यदि ड्राई बल्ब टेम्परेचर मैंने आपको बोला था वर्टिकल लाइन, तो ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन में जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो रिमेनिंग सेम रहेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द वेट ऑफ वाटर वेपर इन किलोग्राम कंटेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर वेपर मिक्सचर इट्स टोटल प्रेशर इज नोन एज। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। देखिए वेपर जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी, इसका फॉर्मूला जो है ये डेफिनेशन ही है। ये क्या लिखा गया है, मास ऑफ वाटर वेपर टू द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यही तो कंटेंट इन 1 मीटर क्यूब, यही क्या है, वॉल्यूम दे रखा है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वेपर टू द वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। इसी को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यही तो आपको दे रखा है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगी। यहाँ बात वेपर की हो रही है तो इसलिए वेपर डेंसिटी बोल देंगे। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, यदि याद ना भी होगा ना तो ये वेपर डेंसिटी जो है डेंसिटी समझ के आप कर सकते हैं। इन ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। तो अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस वर्टिकल होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ये हमारा जो डायग्राम था ना इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, इधर बढ़ जाती है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने पिछले डायग्राम से थोड़ा आप रिलेट करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यही तो होता है, यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दें, ये इंक्रीज हो जाएगी, और डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। A refrigerant cycle operates between the condensation temperature of 27 डिग्री सेल्सियस, evaporator temperature -20, द कार्नोट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है तो ऊपर लोवेस्ट टेम्परेचर आ जाएगा, लोवेस्ट कितना है -23, यानी इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो 250, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन 2017 का है, 2019 में भी पूछा गया। तो आप 2020 के 23 के जो भी देखोगे उनमें COP का क्वेश्चन आता है। और यदि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं 2020 से लेके 24 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे करवा दूंगा, यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फ्रेंड्स इसलिए आपको वीडियो शेयर जरूर करना है। जितने भी फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं SSC की, उनको शेयर जरूर करना। द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम वाज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द रूम विल बी कूल्ड टू द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म अप। देखिए आप सभी को पता है, यदि हमारा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जो है, उसका यदि गेट हम खोल देंगे तो रूम हमारा ठंडा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हीट जो है वो अंदर से बाहर निकालता है, रूम के बाहर की तरफ। तो हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ाता है लेकिन अंदर का वो कम करता है। लेकिन यदि उसका गेट हम खोल देंगे तो वो पूरा सिस्टम एक ही हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर करंट आ रहा है, हमारा कंप्रेसर वर्क कर रहा है, और जो कंप्रेसर हीट फेंक रहा है ना, उसकी वजह से धीरे धीरे हमारा रूम क्या होगा, गर्म ही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, द रूम विल ग्रेजुअली वार्म अप, धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ। तो यदि मैं बात करूँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल टू बिकम सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर, व्हेन फर्दर कूल द वाटर विल कंडेंस टू द लिक्विड वाटर। यानी कि क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो हमारी एयर होती है वो सेचुरेटेड कंडीशन हो जाती है, और जैसे सेचुरेटेड कंडीशन हो जाती है उससे हल्का सा भी धीरे नीचे लेकर जाते हैं तो वहाँ पे वो कंडेंस होने लग जाती है, यानी उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वाटर बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग कैन थ्योरेटिकली बी कूल डाउन टू। देखिए वाटर को यदि हम कूलिंग टावर में कूल करते हैं ना, तो उसको हम कहाँ तक कूल करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर तक। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, फ्यूजन, इवेपोरेशन या सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फिलिंग एंड डेकिंग
इन ए कूलिंग टावर इंक्रीजेज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय प्रोवाइडिंग। देखिए फिलिंग और डेकिंग क्या होता है, फिलिंग और डेकिंग क्या मतलब होता है कि जो हमारा कूलिंग टावर है उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ही फिलिंग और डेकिंग कहलाता है। और जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वहाँ पे एयर और जो वाटर का कनेक्शन है उनका कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोवाइडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेटेड सरफेस बढ़ा देंगे यानी एरिया बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी, वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर कंप्रेशन, एयर रेफ्रिजरेशन या वोर्टेक्स ट्यूब। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, वोर्टेक्स ट्यूब। जैसा कि जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वोर्टेक्स ट्यूब होती क्या है, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस दैट सेपरेट कंप्रेस्ड गैस इनटू हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम। देखिए ये जो वोर्टेक्स ट्यूब होती है ना, यहाँ पे देखिए एयर इनलेट हो रही है और कुछ एयर को कोल्ड एग्जिट कर देगी इधर और इधर को हॉट एग्जिट कर देगी। इसका मतलब हॉट और कोल्ड को जो है वो सेपरेट करती है। इट रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मूविंग पार्ट और नो मेंटेनेंस। ठीक है ना, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती वोर्टेक्स ट्यूब के अंदर। ए हर्मेटिकली सील्ड यूनिट इम्प्लाइज। देखिए हर्मेटिकली सील्ड का मतलब क्या होता है, कंप्रेसर और मोटर जो होते हैं ना उनको हम एक साथ वेल्ड कर दें, उसको साथ में रख के एक साथ वेल्ड कर दें, उसको हम बोलते हैं हर्मेटिकली सील्ड यूनिट, एक ही यूनिट मानेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, जो लीकेज होता है रेफ्रिजरेंट का उसका चांस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि यदि हमको काफ़ी टाइम बाद में उसकी मेंटेनेंस करनी होगी वो उसकी डिफ़िकल्ट होगी। तो हर्मेटिकली सील्ड का मतलब क्या है, कंप्रेसर एंड मोटर आर सील्ड। द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम विथ इंक्रीज इन द प्रेशर इंक्रीजेज। यदि हम उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम विथ इंक्रीज इन द प्रेशर, यदि प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम, तो प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों के बीच का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, रैपिडली फर्स्ट एंड देन स्लोली। क्रायोजेनिक्स रेफर्स टू, देखिए क्रायोजेनिक्स आपने नाम सुना होगा। क्रायोजेनिक्स क्या होता है, बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक एक इंजीनियरिंग है जिसमें हम कोई भी मटेरियल है वो वेरी लो टेम्परेचर पे उसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसे वर्क करेगा, वही हमारा क्या होता है, क्रायोजेनिक्स होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, इंजीनियरिंग फील्ड concerned with equipment in the range of 180 डिग्री टू एब्सोलूट ज़ीरो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, -180 डिग्री टू एब्सोलूट ज़ीरो, यानी कि सिंपल ये आपको ध्यान रखना है, क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट इज, तो अभी मैंने आपको बताया था, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम इज इन सैचुरेटेड एयर विल स्टार्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर इन सैचुरेटेड कंडीशन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, रेशियो ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर टू द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मैक्सिमम मॉइस्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक चेंज कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द कूलिंग साइकिल। तो वहाँ पे जो चेंज होता है वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है और प्रेशर चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मॉइस्चर इन ए रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज रिमूव्ड बाय ड्रायर, फिलर ड्रायर या डेसिकेंट्स। तो यदि हम बात करें कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है रेफ्रिजरेंट के अंदर उसको रिमूव हम कैसे करते हैं, तो इन तीनों से ही करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ड्रायर, फिलर ड्रायर्स और डेसिकेंट्स। द मोस्ट सूटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर अ कमर्शियल आइस प्लांट इज ब्राइन, अमोनिया, फ्रियोन या एयर। तो यदि हम बात करें मोस्ट सूटेबल की तो अमोनिया होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्राइन जब भी आपको नाम कहीं दिखाई दे तो ये होता है यूज़ फॉर मिल्क चिलिंग प्लांट। और एयर किस में यूज़ होता है, हम एयर यूज़ होता है एयरक्राफ्ट के अंदर और गैस लिक्विफिकेशन प्लांट के अंदर। और जो फ्रियोन होते हैं वो रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ होता था, अब नहीं होता है क्योंकि ये हमारे ओजोन को डिप्लेट करता है। तो इसलिए इस सरकार का जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इसको। फिटिंग इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर मेड अप ऑफ कास्ट स्टील और फोर्जिंग्स, कॉपर, ब्रास या फिर
एल्यूमिनियम। देखिए यदि हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के लिए फेवरेबल जो मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा स्टील, ठीक है ना, फेवरेबल। और कौन सा यूज़ नहीं होता है, तो यदि हम बात करें कॉपर की, क्योंकि कॉपर जो है ना अटैक करता है, कॉपर और अमोनिया के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि दोनों कांटेक्ट में आएंगे अमोनिया कॉपर के साथ में विस्फोट कर देती है, ठीक है ना। और तो यदि हम बात करते हैं हेलोकार्बन की, तो वहाँ फेवरेबल कंडीशन होती हैं कॉपर, ठीक है ना। यानी कि हेलोकार्बन जब भी रेफ्रिजरेंट होगा तो हमारा कॉपर का मटेरियल यूज़ करेंगे, और यदि एल्यूमिनियम हो साथ में हो जाएगा तो वो उसको अटैक करेगा। तो फेवरेबल अमोनिया के लिए स्टील है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कास्ट स्टील और फॉर्जिंग। वर्टिकल लाइन ऑन प्रेशर एंथैल्पी चार्ट सो कांस्टेंट। तो देखिए यदि वर्टिकल लाइन की बात करें पीएच डायग्राम में, एंथैल्पी यदि कांस्टेंट होगी तभी तो इसकी वर्टिकल लाइन बनेगी। तो कांस्टेंट क्या होगी, एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। और एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी होती है हमारी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, टोटल हीट लाइन। तो यदि कोई स्टूडेंट जो है प्रेशर एंथैल्पी का डायग्राम बना के देखेगा तो यहाँ बोलेगा एंथैल्पी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो टोटल हीट लाइन है वही क्या होती है, एंथैल्पी होती है। द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर ट्यूब इन ए फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन प्लांट आर मेड ऑफ। तो अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे बात हो रही है फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन प्लांट की। तो फ्रीऑन में हम क्या यूज़ करेंगे, तो फ्रीऑन एक प्रकार का हेलोकार्बन है, हेलोकार्बन और फ्रीऑन में हम यूज़ करते हैं कॉपर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि अमोनिया की बात करेंगे तो हम स्टील को यूज़ करेंगे। लिथियम ब्रोमाइड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ यूज्ड एज। देखिए लिथियम ब्रोमाइड, एक तो होता है लिथियम ब्रोमाइड, एक होता है वाटर। वाटर जो है ना, लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क करता है। और लिथियम ब्रोमाइड क्या करेगा, एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड। तो कभी भी लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे तो वाटर वहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। तो ये बोल रहा है टू द क्या होगा, हीट ऑफ कंप्रेशन, वर्क डन बाय कंप्रेशन, एंथैल्पी इंक्रीज इन कंप्रेसर। देखिए अभी हमने ये सैचुरेशन कर्व बनाया था और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कंप्रेसर होता है 1 और 2 के बीच में। तो ये जो वर्क इनपुट होता है ये हम किसको देते हैं, कंप्रेसर को ही तो देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हीट ऑफ कंप्रेशन यानी कंप्रेसर के अंदर कंप्रेशन ही होगा, तो बिल्कुल सही है, हीट ऑफ कंप्रेशन। वर्क डन बाय कंप्रेसर यानी कंप्रेसर का वर्क होता है। एंथैल्पी इंक्रीज इन कंप्रेसर, तो हम यही तो बोलते हैं वर्क डन क्या होगा, H2 - H1। तो कंप्रेसर के अंदर जो एंथैल्पी इंक्रीज होती है वही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मॉइस्चर इन फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कूजेज। यदि हमारा फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगी तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो मॉइस्चर यानी कि वाटर की मॉइस्चर होगी, तो उसको यदि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो फ्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनइफेक्टिव रेफ्रिजरेशन, हाई पावर कंजप्शन, फ्रीजिंग, ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यदि मॉइस्चर होगी तो ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व होगा, उनके अंदर वो जाके जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। Efficiency of Carnot engine is given as 80%. If the cycle direction is reversed, then what will be the COP of performance of reverse Carnot cycle? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, COP क्या हो जाएगी, 1 / एफिशिएंसी 1 / 0.8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/8 यानी कि 5/4 1.25। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिवर्स कार्नोट साइकिल बोला है, यहाँ रेफ्रिजरेशन का नाम नहीं लिया, तो रेफ्रिजरेशन जब तक नहीं लेगा तो -1 हम करेंगे नहीं। ड्यूरिंग द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, तो अभी मैंने आपको बताया था। देखिए यदि मैं अगेन डायग्राम बनाऊँ, ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया। सेंसिबल कूलिंग का मतलब क्या होता है,
सेंसिबल कूलिंग ये हो जाएगी। ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेंस कांस्टेंट, तो यही हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है और ये क्या हो जाएगी, रिमेंस कांस्टेंट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वहाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में ही दिया गया है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन आर, देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है हमारी वर्टिकल लाइन होती है, तो ये आपको याद हो गई। लेकिन यदि वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें जो होती है ना, ये होती है आपके ऐसे टिल्ट होती है, ऐसा होती है। स्ट्रेट इंक्लाइंड स्लोपिंग डाउनवर्ड टू दी राइट, तो राइट साइड में जो है ना, इधर राइट डायरेक्शन हो गई, तो राइट डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट इंक्लाइंड होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इफ एयर इज हीटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट द ड्यू पॉइंट विल, तो ड्यू पॉइंट होता है क्या, मैंने अभी आपको बताया था ड्यू पॉइंट इज द पॉइंट एट विच कंडेंसेशन स्टार्ट। एयर इज हीटेड विदाउट चेंजिंग द मॉइस्चर कंटेंट, तो यहाँ पे हीटेड हो रही है, मॉइस्चर कंटेंट यदि चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। एयर इज नॉर्मली डिह्यूमिडिफाइड बाय इंजेक्टिंग वाटर, पासिंग स्टीम, हीटिंग या कूलिंग, तो देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारा जो होता है वो ह्यूमिडिफिकेशन होता है, ये होता है डिह्यूमिडिफिकेशन। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्योर ह्यूमिडिफिकेशन और प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। यदि हम डिह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो इसका टेम्परेचर होगा डिक्रीज, तो यानी कि ऐसा आएगा, क्योंकि इधर जो कूलिंग है सेंसिबल कूलिंग और इधर है आपका सेंसिबल हीटिंग, तो यदि हम डिह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं ना, साथ में टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सेंसिबल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम सेंसिबल हीटिंग करेंगे, ये सेंसिबल हीटिंग होगी, उसके बाद में ह्यूमिडिफिकेशन प्योर नहीं होगा, वो सेंसिबल हीटिंग के साथ में ह्यूमिडिफिकेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्योर ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, वाटर कंटेंट उसके अंदर ऐड करना, डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है वाटर कंटेंट को रिमूव करना, तो ये जब ऐड होगा या रिमूव होगा तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, तो उसके अंदर सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग आएगा। इन अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, अमोनिया इज द एब्जॉर्बेंट, वाटर इज रेफ्रिजरेंट, तो अभी मैंने आपको बताया था, 2-3 बार बता चुका हूँ, अमोनिया जो होता है वो रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क करता है और वाटर होता है वो एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि अमोनिया का जो टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो बहुत लो होता है, इसलिए उसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। द रेफ्रिजरेशन प्लांट आर चार्ज्ड बाय रेफ्रिजरेंट फ्रॉम दी सिलेंडर एट दी सक्शन ऑफ कंप्रेसर, क्रैंक केस ऑफ कंप्रेसर, इवेपोरेटर या रिसीवर, तो यदि हम बात करें चार्ज की तो वो रिसीवर से चार्ज होते, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। लोअरिंग द इवेपोरेटर प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो अभी मैंने बताया था जो हमारा इवेपोरेटर होता है ये हो गया इवेपोरेटर 4 और 1 के बीच में, इसका हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीज द COP, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो रहा है और हमारा वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है, तो COP डिक्रीज हो जाएगी और रिक्वायर्ड वर्क भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल डज नॉट अफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क, इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम बताया था, एक बार वापस बता देता हूँ। देखिए ये हमारा सैचुरेशन कर्व हो गया, ये सब कूलिंग हो गया, ठीक है, यहाँ तो नहीं तो ऐसे आता प्रोसेस, नहीं तो ये ऐसे आ गया। तो देखिए यदि हमने सब कूलिंग की तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले जो है पहले इतना था, अब हमारा इतना हो गया, और वर्क इनपुट पहले भी इतना ही था अब भी इतना ही है, तो COP जो है वो क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, बढ़ रहा है, इसका मतलब COP बढ़ रही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट अफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क, बिल्कुल सही है, इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट द रेट ऑफ 360 किलो जूल पर मिनट
इफ़ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इज़ 2 किलोवाट द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़। कितनी बड़ी लैंग्वेज दी है और एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको हीट कितनी रिमूव हो रही है? 360 किलो जूल पर मिनट। तो यदि मैं बात करूं हीट की, 360 किलो जूल पर मिनट है तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 6। ये किलो जूल पर सेकंड हो गया अब तो ये किलो वाट हो गया, क्योंकि हमारा जो वर्क इनपुट है वो किलोवाट में दे रखा है। तो या तो इसको किलोवाट में बदल लो या इसको किलो जूल पर मिनट में बदल लो, यूनिट हमको सेम रखनी है। तो COP क्या हो जाएगी? हीट कितनी रिमूव हुई? 6 किलोवाट, वर्क कितना? 2, तो ये हो जाएगी हमारे पास COP 3। लैंग्वेज कई बार जो है बहुत लेंथी दे देता है, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि पूछा क्या गया है, और यूनिट हमेशा आपको अच्छे से देखना है। बेल-कोलमैन साइकिल इज, मैंने आपको बताया था बेल-कोलमैन साइकिल क्या होता है? रिवर्स ब्रेटन साइकिल और रिवर्स जूल साइकिल। तो यहाँ पे हमारा आंसर C करेक्ट हो जाएगा, रिवर्स जूल साइकिल। मैंने आपको बोला था बेल-कोलमैन साइकिल के आपको तीनों नाम याद रखने हैं, बेल-कोलमैन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल। द एक्सपांशन प्रोसेस इन द थ्रोटलिंग डिवाइस इन ऑफ ए वेपर कंप्रेशन साइकिल इज। तो देखिए थ्रोटलिंग प्रोसेस मैंने 3-4 बार बताया कि ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है। न्यूमेरिकल में मैंने आपको करवाया था, तो एंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, तो आइसोएंथैल्पिक, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज प्रीफर्डली यूज इन एयरक्राफ्ट। क्यों यूज़ करते हैं? इट यूज एयर विच इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ एटमोसफियर, इट हैज़ ए हाई COP, इट्स वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो। तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 टन के लिए हमारा जो टोटल वेट है दूसरे रेफ्रिजरेशन के कंपैरिजन में एयर यूज़ करते हैं उसका वेट कम होता है, और एयरक्राफ्ट में जितना वेट कम होता है उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो इट्स वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो। तो यहाँ पे हम 96 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, और यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो आपको जैसा भी लगे तो आपको जेन्युइन राय देनी है। कमर्शियल आइस प्लांट वर्क्स ऑन पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर कंप्रेशन या फिर वॉर्टेक्स ट्यूब। देखिए यदि हम कमर्शियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा VCRS यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, वेपर कंप्रेशन साइकिल। इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एट एंट्रेंस टू विच कंपोनेंट द वर्किंग फ्लूइड इज सुपर हीट वेपर। तो कौन से कंपोनेंट के अंदर जब एंटर करता है तो वो सुपर हीट कंडीशन में होता है। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो हमारा TS डायग्राम है इसमें आप फोकस कीजिए, ये 1 से 2 में कंप्रेसर में गया, तो यहाँ से इसकी हीटिंग हुई, तो ये 2 पॉइंट जो है ना ये सुपर हीटिंग कंडीशन में है। तो यहाँ से 2 और 3 यानी 2 से एंट्री पॉइंट किस में हो रही है? यहाँ पे जो हमारा हीट रिमूवल कौन है? कंडेंसर। तो कंडेंसर में जब एंट्री करता है ना तो वो सुपर हीटेड कंडीशन में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। The correct sequence of vapor compression, vapor absorption and steam injection refrigeration cycle in increasing order of COP is। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं वेपर एब्जॉर्प्शन और स्टीम इंजेक्शन, ठीक है, स्टीम इंजेक्शन और एक कौन सा रह गया? वेपर कंप्रेशन, इन तीनों की बात करूं तो यदि मैं मोटा मोटी रेंज की बात करूं, वेपर कंप्रेशन की COP जो है 2 to 4 के बीच में होती है, और वेपर एब्जॉर्प्शन की इसकी 1/10 यानी 0.2 to 0.4 के बीच में होती है, ठीक है। और यदि हम स्टीम इंजेक्शन की बात करें तो इसकी होती है लगभग 0.5 से लेके 0.8 के बीच में होती है। ये रेंज होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे कम किसकी होगी? वेपर एब्जॉर्प्शन की। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले VASEVC यानी ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। वेपर एब्जॉर्प्शन, स्टीम इंजेक्शन और वेपर कंप्रेशन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पढ़ें और इसका सॉल्यूशन करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है जिसको मैंने लास्ट में लिया है। ए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ए हीट पंप with 3 thermal reservoir as shown in the figure. A refrigeration effect of 100 watt is required at 250 Kelvin. When the heat source available is 400 Kelvin, heat rejection occur at 300 Kelvin. The minimum value of heat required is। The refrigeration effect
ऑफ 100 वॉट इज़ रिक्वायर्ड एट 250 केल्विन, यानी कि 250 से हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी हीट कितनी रिमूव हो रही है, 100 वॉट की हो रही है, इधर से हीट रिमूव हो रही है। तो पहले यदि हम इन दोनों के यहाँ से हीट इधर रिमूव करनी है हमको, ठीक है 300 में, ठीक है ना। तो ये इसके बीच में क्या है, एज ए वर्क क्या कर रहा है, हीट पंप का बोला गया है। तो यदि मैं COP की बात करूँ, COP तो डिजायर्ड इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट बराबर हो जाएगा, यदि मैं इसकी बात करूं, देखिए इसको 1 मान लूं मैं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान लेता हूं, ठीक है। इधर से हीट रिमूव हो रही है Q1, इधर से Q2 हो रही है, Q1 हो रही है, और इधर से जो हीट आएगी वो Q3 आ जाएगी, और यहाँ पे वर्क इनपुट होगा। तो देखिए हीट रिमूव किससे करनी है, 250 केल्विन से, तो यहाँ पे T2 आ जाएगा माइनस T1 माइनस T2, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, 100 अपॉन वर्क W बराबर टेम्परेचर कितना है, T2 250 अपॉन 300 माइनस कितना है 250। यदि यहाँ को सोल्व करेंगे, इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 आएगा, 250 अपॉन 55, और W बराबर आ जाएगा 100 अपॉन 5 यानी कि 20। तो वर्क डन हमारा पास आ जाएगा 20। अब देखिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हेन द हीट सोर्स अवेलेबल इज एट 400 केल्विन, हीट रिजेक्शन एट 300 केल्विन, तो मिनिमम हीट रिक्वायर्ड इज, तो ये Q3 की वैल्यू आपको पूछा गया है कि जब 400 से हीट आएगी तब। तो यहाँ पे देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा हीट पंप की तरह वर्क कर रहा था वो नहीं है, अब 400 और 300 के बीच में बात हो रही है, तो जितनी हीट जाएगी तभी तो ये वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो एज ए ये 1 और 3 के बीच में यदि हम काम करेंगे तो ये एज ए इंजन वर्क करेगा। तो इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, हीट सप्लाई कहाँ से हो रही है, Q3 से हो रही है। और यदि हम टेम्परेचर रेंज में देखें तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस T लोवेस्ट एंड T1 अपॉन T हाईएस्ट कितना है, T3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस T लोवेस्ट कितना 300 अपॉन कितना है 400, तो 3/4 यानी कि 1/4 ये वैल्यू आ जाएगी। और W की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है, तो 20 यहाँ पे पुट कर देते हैं अपॉन Q3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास Q3 कितनी आ जाएगी 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 80 वॉट, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 80। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार आप वापस पढ़ें और अपने हाथ से ट्राई करें, तब आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिसको एक बार में समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस ज़रूर कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की। फ्रेंड्स मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है जिसको टेक्निकल बिल्कुल नहीं आता वो भी यदि मेरा वीडियो देखे तो उसको भी डिटेल में समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगला वीडियो किस पे होना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।